वेव और एक पढ़ोगे क्या, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो पहले हम लोग बात करते हैं बेटा ट्रांसवर्स वेव का। ठीक, आपको बोला गया था ट्रांसवर्स वेव का जो जनरेशन होता है वो सॉलिड मीडियम में बेसिकली होता है। किसमें? सॉलिड मीडियम, लाइक स्ट्रिंग। अगर कोई धागा है, रस्सी है, आप उसको स्ट्रेच करके छोड़ दीजिए तो वहाँ पे जो वेव जनरेट होगा वो कैसा होगा? ट्रांसवर्स नेचर का होगा। ठीक, तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव की जब हम लोग बात करेंगे बेटा, तो इस केस में स्ट्रिंग में और एक किसी अगर मैकेनिकल बॉडी रॉड टाइप का है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, तो जो वेव का प्रोपोगेशन आपका होगा वो ट्रांसवर्स नेचर उसका ट्रांसवर्स होगा। और जो वेलोसिटी हम लोग वेव के लिए रिप्रेजेंट करेंगे कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वो यहाँ से डिनोट करते हैं बेटा। तो नीचे लिखिएगा हेडिंग के स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, लिखना द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव in a solid medium, in a solid medium is given by expression नीचे लिखिएगा पहला, फर्स्ट इफ मीडियम इज सॉलिड, इफ मीडियम इज सॉलिड, अगर मीडियम हमारा कैसा हो, सॉलिड है। इफ पता सॉलिड स्लैब के टाइप का अगर कोई मीडियम आपका है, उस कंडीशन हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी v इक्वल टू आता है बेटा ईटा बाई रो। वेलोसिटी जो स्पीड होगी उसमें वेव की v इक्वल टू अंडर रूट ईटा बाई रो। लिखिएगा वेयर v इक्वल टू रूट ईटा बाई रो, वेयर ईटा इज, आपने पीछे चैप्टर पढ़ा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सॉलिड पढ़ाते समय बताया गया था मॉडुलस ऑफ क्या, रिजिडिटी होता है बेटा। तो लिखिए ईटा इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड रो इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड मटेरियल। ईटा इज modulus of rigidity and rho is density of solid material, density of solid material, rho is density of solid material। आज का रोज 10 मिनट 5 मिनट लेट रहती है। हाँ जी, दर्द जैसे ऐसे छोड़ के आते, पहले छोड़ के आ जाएगा। अरे भाई अभी आप आए, कोई पहुंचा क्या? जैसे आधे घंटे तक आएगा ना, मैं जब जाऊंगा तो मुझे टाइम हो जाएगा। यार घर में कौन तुम्हारा ताला तोड़ के चोरी कर ले रहा है? बहुत सामान गायब हो जाता है। कहाँ रहती है? तो सुड्डू सिंह वैसे डॉन है, कौन उनके बगल में आता चोरी करने जी? हाँ चलो लिखो v इक्वल टू क्या लिखा आपने, रूट ईटा बाई रो। ईटा हो गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड मटेरियल। रो डेंसिटी ऑफ सॉलिड मटेरियल हो गया, ईटा मॉडुलस ऑफ क्या होता है, रिजिडिटी होता है। सेकंड लिखना इन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, इन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, in a stretched string, in a stretched string, in a क्या लिखा बेटा, stretched string। तो जब हम लोग बेटा स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, इन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पे लिखा जाएगा वेलोसिटी जो होता है v इक्वल टू अंडर रूट टी बाई एम। वेलोसिटी जो होगा वो रूट टी बाई यम के बराबर हो गया। ठीक, टी को कहते हैं बेटा हम लोग क्या, टेंशन। यम होता है लीनियर मास डेंसिटी, यानी मास ऑफ द स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई के स्ट्रिंग का द्रव्यमान कहलाता है बेटा। ठीक, तो लिखिएगा v इक्वल टू रूट टी बाई एम, वेयर टी इज, बहुत स्लो आते क्या यार तुम, कहाँ पे चला गया, क्या भूल गया?
कौन सी लाइब्रेरी ज्वाइन किया है? LIC के सामने। अच्छा, लाइब्रेरी पढ़ाता है आप लोगों को क्या? हैं? क्या लाइब्रेरी में जाके कि कोई पढ़ाता है उसमें? ठीक, तो आनिया है। चलिए, तो V की वैल्यू क्या हो गया बेटा? यहाँ पे T जो हो गया टेंशन हो जाएगा, और M लीनियर मास डेंसिटी कहलाता है। M इज लीनियर मास डेंसिटी। ठीक, M को कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी। एक चीज लाइफ में याद रखिएगा, जहाँ जितना सॉफ्टनेस रहेगा, सॉफ्टनेस का मतलब फ्रीडम, वहाँ उतनी ही बर्बादी के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक, जितना ही आप पे फ्रीडम दी जाएगी, आप उतने ही बर्बाद होंगे। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक, वो चाहे माँ बाप के द्वारा आज़ादी हो, इंस्टीट्यूशंस के द्वारा आज़ादी हो, या आप अपने में आज़ादी ढूंढ रहे हो। ठीक, सभी कंडीशन में वो आपके बर्बादी के जड़ होते हैं। और जो जितना ही स्ट्रिक्टली ट्रीट किया जाता है, वो हो सकता है बुरा लगता है इस एज में कि पापा बहुत डांटते हैं, मम्मी बोलती है हमेशा पढ़ती रहा, है ना, ये नहीं कहते घूम आ जाके, क्या जी, नहीं कहती ना। ठीक, तो उसमें माँ बाप या ऐसे बोलने वाले बड़े टेढ़े लगते हैं उनको, मतलब उल्टे। ठीक, लेकिन जब आप फिर एज में आगे आओगे ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले एज में, तब याद आएगी काश हमने उन बातों को मान लिया होता तो आज ऐसा नहीं होता। ठीक, इसलिए अभी थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान रखा करिए, कहाँ हम बिगड़ रहे हैं और कहाँ बन रहे हैं। और आपकी इतनी एज तो हो ही गई है कि ये बिगड़ रहे हैं कि बन रहे हैं, इतना तो आइडेंटिफाई कर ही सकते हो। ठीक, बात अलग है, बिगड़ने वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बनने वाली थोड़ी सी टेढ़ी लगती हैं, कड़वी लगती हैं, मुश्किल होती हैं। ठीक, लेकिन लाइफ में वो बिगड़ने वाले दिन खत्म होने के बाद फिर याद आता है कि काश ऐसा कुछ नहीं किए होते। ठीक, चलिए, V=√Ty क्या हो गया? यम। ठीक, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। आजकल जो ऑनलाइन स्टडी है, अगर आप 4 साल पढ़ लिया तो आप तो गई गई, हो सकता है ये भी चला जाए। ठीक, तो इसलिए थोड़ा सा किताबों पे फोकस ज़्यादा करिए, उन्हीं चीज़ों को ऑनलाइन सर्च किया करिए जो चीज़ें बुक्स में अवेलेबल ना हो पाए या ना मिल पाए। ठीक, तभी, अदरवाइज आपको लगता है क्या ऑनलाइन बहुत सस्ता है भाई, 400 का रिचार्ज 500 का करवाते हो, 1 महीना चलता है, 12×5=60, अगर आप 6000 की बुक ले लिए तो आपकी पूरी सीरीज मिल जाएगी। ठीक, पूरी सीरीज मिल जाएगी, और जब चाहेंगे तब आप, जैसे मान लो आपने बुक पढ़ा, सुन लीजिए 2 मिनट लगेगा, क्योंकि पढ़ोगे नहीं तो पढ़ोगे कैसे, है ना। तो कंडीशन क्या है, आपने बुक पढ़ा, आप जब बुक पढ़ते हैं तो जो इंपॉर्टेंट दिखती है उसे हम लोग क्या अंडरलाइन कर लिया, टिक कर लिया, ठीक है, कुछ भी कर लिया। ठीक, अब मोबाइल में देखते हो, बड़ा सुंदर सा नाचते गाजते सर जी ने पढ़ा दिया, मैडम जी ने पढ़ा दिया, और उसके बाद वो फिर गायब है। ठीक, तो ऐसे एग्जाम में भी गायब हो जाता है। तो इसलिए वो देखने में तो अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा सा क्या कर दिए, लेकिन वो होता नहीं हकीकत में। ठीक, अगर आप सर्वे करवा लीजिए तो कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितना आउटपुट मिलता है, अगर वर्जनली वो ऑनलाइन के पढ़ने वाले खाली हैं तो। अब ये नहीं कि इंस्टीट्यूट से भी जुड़े हुए हैं और साइड में ले लिया है तो क्या क्या कहते हैं कि वो दिखा देते हैं रिजल्ट कि हमने कराया है, यही होता है। ठीक, गलतफहमियाँ जो लोग होती है, पता लगता बच्चा क्या है कोचिंग ज्वाइन किया है या अपने से पढ़ रहा है, उसने ऑनलाइन भी 2-4 हज़ार का मिलता है तो सब लोग खल ले लेते हैं। ठीक,
और उसके बाद क्या होता है, जब रिजल्ट आता है तो वो क्या दिखाते हैं कि हमारे यहाँ से हुआ है, हुआ कहाँ से है, वो आप एक्चुअलिटी उसकी पता करो। ठीक, तो गलतफहमी में जो लोग जी रहे हैं, ठीक, तो फिलहाल आप रियलिटी पता कर लो। बाकी वैसे पढ़ने वाला हर जगह से हो सकता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, बट फ्रैक्शन में आपको मिलेंगे, ठीक है, परसेंटेज में नहीं, फ्रैक्शनल परसेंटेज में नहीं मिलेंगे। पता नहीं कितने लाखों सब्सक्राइबर हैं ऑनलाइन के, आज आप देख लो, मैक्सिमम ऑनलाइन है। किसी कॉलेज में चले जाओ, अच्छे से अच्छे कॉलेज, आप 4 क्वेश्चन पूछ लो, बता दे बच्चा, बताओ, और सब ऑनलाइन पढ़ते हैं। पढ़ते नहीं, रात में 2 बजे तक जगते हैं। माँ बाप कहते हैं हमारा बच्चा बेटा इतना पढ़ता है कि रात में 2 बजे तक पढ़ता है, और आता है को अच्छा नहीं है। ठीक, चलिए, v के वैल्यू कितना हो गया बेटा, √t/m। एक सिंपल सा ऐसा समझ लो, अगर ऑनलाइन इतना इफेक्टिव होता है एजुकेशन, तो गवर्नमेंट एजुकेशन पे, ठीक, पता नहीं कितने अरबों हर महीने का सैलरी देती है टीचर्स को, बेसिक से लेके डिग्री कॉलेज और मेडिकल कॉलेज नहीं का, करोड़ों में नहीं, पता नहीं कितने अरबों में जाते हैं सैलरी हर मंथ की। काहे करता है, हर सब्जेक्ट का वही दिल्ली एक ऑफिस बनाता, और क्या करता, वहीं से 2 टीचर 4 टीचर रख देता है हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट, पढ़ो इंडिया भर, है ना। क्या लिए इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना, इतने तो पता नहीं कितना माल बन जाएगा, पता नहीं कितना पैसा आएगा, क्यों कॉलेज बनता है। ठीक, तो बाकी चीज़ें हैं। चलिए, फिलहाल इसमें किसी की बुराई नहीं की जा रही, बट है हकीकतें जो हैं वो आपको भी 4-6 साल बाद समझ में आने लगेंगी। ठीक, अभी नहीं आ रही होंगी। तो v की वैल्यू कितना हो गया बेटा, √t/m। ठीक, देखिए नेक्स्ट आपके अगला हेडिंग, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, आपको बोला गया था लॉन्गिट्यूडनल वेव में जनरली कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन होता है। किसमें, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। जैसे हमने आवाज साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप तक जो पहुंच रहा है कैसे, कंप्रेशन यानी एयर मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, मीडियम जो आपका एयर है उसमें क्या कंप्रेशन रेयरफैक्शन हो रहा है, तब आप तक पहुंच रहा है। आप किसी स्प्रिंग में, ठीक, आप उसको कंप्रेस करिए या क्या करिए, एक्सपेंड करिए, तो वहां पे कंप्रेशन और क्या होगा, आपका रेयरफैक्शन होगा। ठीक, तो वो चीजें जो आपकी होती है बेटा, यहाँ से हम लोग डिस्कस करते हैं कि कंप्रेशन और क्या हो रहा है आपका, रेयरफैक्शन। तो इसके थ्रू हमारी वेव प्रोपोगेट होगी, जब हम लोग बात करेंगे किसका, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। ठीक, तो लिखिएगा, ठीक है, द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स is obtained by different expression EXPRESSION expressions, different expressions in different types of medium, पहला बेटा लिखनिएगा, फर्स्ट, इफ मीडियम इज सॉलिड, फार्मूले याद रखना, जब न्यूमेरिकल बनता है बेटा तो डायरेक्ट फार्मूले पे बनता है। ठीक, और वो भी जो हमारे ट्रांसफर्स हैं उनके ज़्यादा पूछे गए, लॉन्गिट्यूडनल में भी पूछा जाता है, ऐसा नहीं है, बट रिलेटिवली कम है थोड़ा सा। तो लिखिएगा, एक बार तो खाली आपको फार्मूला ही पूछ लिया था, न्यूमेरिकल नहीं, विच इज द करेक्ट रिलेशन फॉर द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन सॉलिड। ठीक, तो सॉलिड में लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए करेक्ट रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो लिखिएगा, इफ मीडियम इज सॉलिड, लिखिएगा v इक्वल टू अंडर रूट बीटा प्लस 4 बाई ईटा बाई रो, v इक्वल टू रूट बीटा प्लस 4/3 ईटा बाई रो। बीटा को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे, कौन सा मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, रो आपकी डेंसिटी है ही है, लिख लेना, वेयर बीटा इज बल्क मॉडुलस, ईटा इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी
बीटा इज बल्क मॉडुलस, comma eta is modulus of rigidity and rho is density of solid. Rho is density of solid, जो मटेरियल लिया उसका डेंसिटी होता है बेटा। इसी में होता है बेटा, अगर हम लोग सॉलिड स्लैब के फॉर्म में ना हो के थिन रॉड के फॉर्म में हो, किसके फॉर्म में हो, रॉड के फॉर्म में हो, तो यहाँ पे जो आपका जब हम लोग फार्मूला लिखते हैं किसकी, वेलोसिटी की, लॉन्गिट्यूडिनल वेव की, तो उसके इसमें बीटा इक्वल टू रूट गामा बाई रो लिखा जाता है। गामा होता था कौन सा मॉडुलस, यंग मॉडुलस, क्या कहते थे उसे, यंग मॉडुलस कहते थे बेटा। तो लिखिएगा इफ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ, if a solid is in the form of long rod, if solid is in the form of long rod, then अगर लॉन्ग रॉड के फॉर्म में हो बेटा तो v की वैल्यू अंडर रूट गामा बाई रो लिखेंगे। v की जो वैल्यू होगी वो गामा बाई क्या हो जाता है, रो के बराबर होगा। v इक्वल टू रूट गामा बाई क्या हो जाएगा, रो। गामा लिख लेना बेटा, क्या बोला गया गामा को, यंग मॉडुलस लिखो, वेयर गामा इक्वल टू यंग मॉडुलस एंड रो हो गया डेंसिटी ऑफ सॉलिड, यहाँ भी रहेगा। नोट कर लिया, तो गामा यंग मॉडुलस हो गया और रो डेंसिटी आपका जो मटेरियल होगा सॉलिड का उसका हम लोग कह लेते हैं, ठीक है, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड कह लेंगे, ठीक। तो ये आपका हो गया किस मीडियम में, जब आपका थिन रॉड के फॉर्म में है। तो अगला लिखिएगा नेक्स्ट, पहला था इन सॉलिड, सॉलिड में दो कंडीशन कहा, एक बेटा स्लैब के फॉर्म में, तो स्लैब के फॉर्म में आपका क्या बीटा प्लस 4/3 ईटा बाई रो लिखा, और जब आपने क्या थिन रॉड के फॉर्म में कहा तो अंडर रूट गामा बाई रो कहा। दूसरा लिखिए इन लिक्विड, अगर लिक्विड में हमारे लॉन्गिट्यूडिनल वेव का प्रोपगेशन होता है, किसमें, लिक्विड में लॉन्गिट्यूडिनल वेव का प्रोपगेशन होता है, तो v इक्वल टू रूट बीटा बाई क्या हो जाएगा, रो। b की वैल्यू जो होगी रूट बीटा बाई क्या होगा, रो के बराबर होगा, ठीक। तो एक बार किसी जो भी हमारे रिपोर्टर होते हैं, किसी ने पूछा, किसी बहुत फेमस आपका ऑनलाइन चैनल है उनके, मैंने मतलब जो CEO थे कि आप इतना मिनिमम फीस क्यों लगाए हुए हैं, मतलब जो चार्जेस इतना मिनिमम क्यों किया है। उनका स्टेटमेंट था मैं बच्चों का भला करना चाहता हूँ, मतलब बच्चों का भला करना चाहता हूँ। बंदा वो भी थोड़ा रिपोर्टर भी पढ़ा लिखा था, उसने कहा आपके इतने सेंटर आपने खोले हैं, वहाँ पे उस फीस में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। भाई साहब बंद हो गया, तब भलाई खत्म हो गई, ठीक। उस टाइम तो उन्होंने बोल दिया कि हम बच्चों का क्या भला करना चाह रहे हैं। अगर आप भला करना चाह रहे हैं, इतना ही भला करने वाले हैं, तो ये तो फ्री कर दीजिए, या तो फिर क्या आप सेंटरों पे भी वही चार्ज लगाइए, सेंटर पे 1 लाख, और क्या ऑनलाइन जब बर्बाद करना है तो अब 3000। आओ भैया तुम्हें आदत पढ़ाओ, किताब छोड़ दो, आओ पढ़ो, आंख जाए और दिमाग जाए, ठीक। तो कहानियाँ ये हैं बेटा। भैया तो आप हर जगह वही अप्लाई करिए, आप सेंटर पे भी 3000 4,000 पढ़वाइए, ठीक है। सेंटर पे पढ़ाना है तो क्या चाहिए, ठीक, हाँ। और जब आपको क्या बर्बाद करना है, आदतें खराब करनी है, तो आओ भैया फ्री में आ जाओ। लिखो, हो गया। तो v इक्वल टू क्या हो गया बेटा, बीटा लिखिएगा, v इक्वल टू बीटा बाई रो लिखिएगा, where beta is bulk modulus of liquid, बीटा इज बल्क मॉडुलस ऑफ क्या, लिक्विड। बीटा जो आपका होता है बल्क मॉडुलस ऑफ क्या है, लिक्विड है। बीटा इज बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड, ठीक। अगला लिखिएगा इन गैसेस, इन गैसेस
देखो होता क्या बेटा, जब हम लोग गैस की बात करते हैं ना तो बल्क मॉडुलस याद करो, वहां पर प्रेशर के इक्वल लिखा गया था P आल्सो इक्वल टू P। तो उस कंडीशन में क्या होता था कि जब हम गैसेस के लिए लेते हैं तो जहाँ पे बीटा लिखा है ना वहीं पे हम लोग P का लेते हैं, P बाई क्या रो। तो लिखिएगा इन गैसेस द स्पीड ऑफ साउंड, इन गैसेस द स्पीड ऑफ साउंड, in gases the speed of sound is obtained by क्वेश्चन देखिए v इक्वल टू रूट p बाई रो। p बाई रो देखिए वेयर p इज इनिशियल प्रेशर, where P is initial pressure, where P is initial pressure। P क्या है बेटा, इनिशियल आपका प्रेशर होता है, P is initial pressure। तो यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा कैसे होगा, उसके बेस पर रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे अगला हेडिंग बेटा, इस फार्मूले से जब गैसेस में हम लोग V इक्वल टू रूट P बाई रो लिखते हैं, रूट P बाई क्या रो लिखते हैं, तो इस फार्मूले से जब वेलोसिटी साउंड की हम लोग निकालते हैं किसमें एयर में, तो अप्रॉक्सीमेटली 280 मीटर पर सेकेंड आता है। कितना 280 मीटर पर सेकेंड के नियरली इक्वल आता है। कितना 280 मीटर पर सेकेंड के नियरली इक्वल आता है बेटा। लेकिन एक्चुअल में जो स्पीड साउंड की होती है किसमें गैस में, वो अप्रॉक्सीमेटली 330 या 300 देखो 28 से 32 तक डाटा लिया जाता है, 330 टू 32 ठीक 330 से 332 मीटर पर सेकेंड होता है। जबकि इस फार्मूले से जो हमें ऑब्टेन होता है वो लगभग 280 मीटर पर सेकेंड आता है। ठीक, इन एयर, इन किसमें एयर वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ क्या साउंड, इस फार्मूले जब ऑब्टेन करते हैं तो लगभग यहाँ पे 280 मीटर पर सेकेंड आता है फ्रॉम अबव इक्वेशन। यही लिख लेना फ्रॉम इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लें और गैस की जो डेंसिटी रो है उसकी वैल्यू रख दिया जाए, तो ये वैल्यू लगभग जो आता है आपका अप्रॉक्सीमेटली 280 मीटर पर सेकेंड आता है। ये 280 मीटर पर सेकेंड इस फार्मूले से हमें ऑब्टेन होता है। बट एक्चुअल में जो वेलोसिटी साउंड की होती है बेटा वो लगभग 328 से 332 मीटर पर सेकेंड एयर में आती है। ठीक, तो जनरल वैल्यू हम लोग इसीलिए 330 ले लेते हैं, मतलब दोनों का मीन कर लीजिए लगभग। ठीक, तो 330 मीटर पर सेकेंड है, जबकि यहाँ से मिल कितना रहा बेटा 280 मिल रहा है। इसका मतलब इस डाटा के अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो आपको मिलेगा स्पीड वो डिफरेंट है एक्चुअल वैल्यू से। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यहीं पे आप नोट करके नीचे लिखना, नोट कर लीजिए, हो गया। स्टेटमेंट लिख लो, इन एयर वेलोसिटी ऑफ साउंड फ्रॉम अबव इक्वेशंस इक्वल टू 280 मीटर पर सेकेंड। नीचे लिखना while actual value of sound in air is nearly, while actual या experimental जो भी कर लीजिए, actual value of sound in air, actual value of sound in air is approximately, in air is approximately, in air is approximately 330, अप्रॉक्सीमेटली बोल रहे हैं यार, 28 से लेके 32 तक होता है बेटा, 330 मीटर पर सेकेंड या 332 मीटर क्या पर सेकेंड एट एनटीपी, 330 मीटर पर सेकेंड ठीक एट एनटीपी। ठीक, एनटीपी। ठीक, तो इसी की वजह से बेटा इस जो रिलेशन आपका था साउंड की वेलोसिटी के लिए, इसमें लाप्लास ने करेक्शन किया था, उसी को टर्म देते बेटा लाप्लास करेक्शन। क्या कहते हैं, लाप्लास करेक्शन कहते हैं। तो लाप्लास ने कहा था कि जो साउंड की वेलोसिटी होती है ठीक, वो v इक्वल टू रूट पी वाई रो नहीं बल्कि गामा पी वाई क्या होता है रो के इक्वल होता है, या गामा आर टी बाई एम हम लोग लिखते हैं बेटा। ठीक, तो लिखिएगा
हो गया, क्या लिख लिया? 30 मीटर पर सेकेंड लिखिएगा, हेडिंग करिएगा लाप्लास करेक्शन, LAPLACE लैप्लास करेक्शन, लाप्लास करेक्शन लिखना, LAPLACE लाप्लास करेक्शन लिखिएगा। अकॉर्डिंग टू लाप्लास the formula for speed of sound in air in gases, the formula for speed of sound in gases, speed of sound in gases is given by, इन्होंने करेक्शन किया बेटा, v इक्वल टू रूट गामा बाई गामा पी बाई क्या रो, और यही अगर हम लोग इसको RT के टर्म में, टेम्परेचर के टर्म में लिखेंगे तो गामा RT अपॉन EM लिखा जाता है, ठीक, गामा क्या RT बाई M, तो वही इक्वल टू लिख लीजिएगा, कभी कभी उस टर्म में भी पूछ लेता है गामा RT बाई EM, ठीक। यहाँ पे गामा हम लोग ने पीछे पढ़ा था, गामा इक्वल टू क्या CP अपॉन CB, गामा की जो वैल्यू होती है बेटा वो CP बाई क्या होता है CB के बराबर होता है, तो गामा इक्वल टू हमारा हो जाता है CP बाई CB। आपको अलग अलग गैसेस के लिए, मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए कितना बताया गया था, वो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम था बेटा। गामा की वैल्यू बताओ, 1.6667 आप लिखा था, 5/3 यहीं पे लिखा था आपने, वहाँ पे आपको बताया गया था ना, फॉर मोनो एटॉमिक गैस आपने गामा की वैल्यू लिखा था 5/3, 1.66 या 67 आपने लिखा था। फॉर किसके लिए, डाई एटॉमिक गैस आपने गामा लिखा था कितना बेटा, हाँ 7/5, 1.4, और फॉर ट्राई आर पॉली एटॉमिक गैसेस, पॉली एटॉमिक गैसेस गामा इक्वल टू कितना 8/6 और 4/3 और 1.33, ठीक, 1.33 मोस्ट आपके लिए आपको यही लिया जाता है, कुछ में वहाँ थोड़ा बहुत बेटा वेरिएशन आता है, ठीक। तो ये कंडीशन आपका था, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस के लिए हम लोग गामा की वैल्यू जो फाइंड आउट करते थे वो यहाँ पे पुट करके, और एटमॉस्फेयर में जो मेजॉरिटी में गैस है, आप दोनों भैया लोग खड़े हो जाओ, जो बेटा एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं वो डाई एटॉमिक मेजॉरिटी पाई जाती है कि मोनो एटॉमिक कि पॉली एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, आप मोनो एटॉमिक सुन के बता रहे हो अपने से बता रहे हो, एटमॉस्फेयर में जो पाई जाने वाली गैसेस हैं जो एग्जिस्ट करती है बेटा वो मेजॉरिटी में मोनो एटॉमिक होती है, डाई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक, हमने बोला बेटा कि जो एटमॉस्फेयर में गैसेस पाई जाती हैं प्रकृति में वातावरण में वो मोनो एटॉमिक होती है मेजॉरिटी में, या डाई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक, डाई एटॉमिक होती है। अभी तो आप मोनो बोल रहे थे, कौन सी गैस पाई जाती है ज़्यादा मात्रा में, नाइट्रोजन, कितने %, नाइट्रोजन 21% है, हाँ तुम लोग बायो वाले स्टूडेंट हो है ना, अगर बायो वाला स्टूडेंट बोले कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस 21% है, तब तो मैथ वाला बोलेगा 0.21 है ना। आप बताओ भैया एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितने % है, हम्म 27, इसका तो रेशियो कोनो गैसेस का ही नहीं है यार, पढ़ ले यार, ऐसे ये तो लोग ऑनलाइन और लाइब्रेरी करके बर्बाद कर लोगे ज़िंदगी, हाँ
कौन लोग बताएंगे बेटा, कितने लोग बताओगे? एटमॉस्फेयर में मेजॉरिटी में गैसेस कौन सी हैं और कितने परसेंट हैं? बैठिए जी, एक आप बताओ, एक आप बताओ। मेजॉरिटी में डाइएटॉमिक गैसेस है, मोनोएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक? डाइएटॉमिक। कौन सी गैस सबसे ज्यादा है मात्रा में है? कितने परसेंट? सेकेंड मोस्ट कितने परसेंट? 21 अप्रॉक्सीमेटली। 20.9 होता है, 21 हम लोग ले लेते हैं। ठीक, बैठिए। तो ये एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा अमाउंट में जो पाई जाती है वो नाइट्रोजन है। और कितने परसेंट? ये अर्थ में पढ़ते हो तभी से थोड़ा बड़ा ये चीजें बताना शुरू हो जाती है। अरे तो भगवान इतना बड़ा, देखो इतना बड़ा चिप दिया है ना? इतना बड़ा है यार, इसमें पता नहीं क्या क्या स्टोर कर सकते हो। हाँ, लेकिन डिलीट नहीं होता है। डिलीट तब होगा जब आप उसको दोबारा क्या नहीं करेंगे तब। ठीक, तो ऐसा नहीं डिलीट हो जाता है, डिलीट नहीं होता है, बट हम लोग क्या डिलीट कर देते हैं, अनवांटेड समझते हैं। जैसे होता है ना कि कोई अननेसेसरी आ गया तो आप अनवांटेड करके उसे बाहर कर देते हैं। ऐसे ही जो है डिलीट आपका ठीक है तभी होता है जब आप उसको संभाल के रखना नहीं चाहते हैं, है ना? चलो देखो, तो मेजॉरिटी में गैसेस बेटा कितना है? डाइएटॉमिक का, उसके लिए वैल्यू कितनी है? 1.4। और इसी फार्मूले में देखो हम लोग अगर लिखेंगे तो V = अंडर रूट गामा पी बाई क्या रो लिखा। आपने किया था नॉर्मल टेम्परेचर पी बाई रो, गामा पी बाई रो की वैल्यू 280 लगा होता है, तो आउट गामा की वैल्यू 1 पॉइंट कितना है? तो 1.4 इंटू 280। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट गामा इंटू रूट पी बाई रो। इसकी वैल्यू आपको बोला था 200, कहाँ कहीं लिखा था अभी पहले, 280 है। तो 280 इंटू 1.4, अब 1.4 का आप रूट लेके जब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग ये वैल्यू हमारा 332 मीटर पर सेकेंड आता है। और ये जो वैल्यू है वो वेरी क्लोज टू द क्या वैल्यू को क्या आप फाउंड इन गैसेस एज एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड। जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारा है उसके वेरी कैसा है आपका क्लोज है, इसीलिए कहा जाता है लाप्लास का जो करेक्शन था वो क्या था आपका सही था। उसके बेस पे हम लोग साउंड की वेलोसिटी एयर में या गैसेस में हम लोग फाइंड आउट करते हैं। हो जाएगा, तो नोट कर लीजिए। आपको प्रोग्रेसिव वेव बता दिया था बेटा ना कि नहीं? प्रोग्रेसिव वेव्स हो गया था, फार्मूला भी आपने लिख लिया था। हो गया, हुआ था। जरा कॉपी दीजिए, लिखा है बेटा इसी चैप्टर में जी। हाँ लिखा बेटा, stationary wave and progressive wave, types of the waves which are the vibration of particle। चलिए दो एक क्वेश्चन लिख लीजिए फिलहाल, उस पर आगे ट्रांसवर्स वेव वगैरह लिखा हुआ है। ठीक, ये नोट हो गया बाबू। नेक्स्ट लिखिएगा,
लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा तो वो नहीं है। डिस्प्लेसमेंट सब हेडिंग कर लो बेटा। डिस्प्लेसमेंट रिलेशन बता तो दिया था बेटा, उसमें फेजेस में क्या चेंज होंगे, सॉलिड और क्या सॉफ्ट अगर सरफेस है, हार्ड सरफेस है तो रिफ्रैक्शन के बाद पता ही नहीं था वहां पे। y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, वाई इक्वल टू ए साइन कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स क्या प्लस फाई लिखा तो था शायद, हाँ कल लिखे नहीं थे? लिखे हैं ना, लिखा है बेटा। फेज में क्या चेंजेस होंगी, कल देखो एक्सप्रेशन लिखाए थे, लिखे थे ना। चलो ठीक, आपने रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन भी कल आपका हो गया था, वेव का हो गया था ना, ठीक। रिफ्लेक्ट होगा कैसा होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी कल कर लिया था, हो गया था। चलो ठीक, तो आगे हम लोग हेडिंग करेंगे बेटा। कल स्ट्रिंग का समझा रहे थे, समझाया था ना स्ट्रिंग के लिए, तो लिखिएगा हेडिंग करो। देखो स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, हेडिंग करो स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। स्टेशनरी वेव्स इन क्या करे बेटा, नहीं जैसे हम लोग जो लगाते हैं ना ये फार्मूला जो 280 अपने निकालते हैं 332 मीटर पर सेकंड या 30 मीटर पर सेकंड, ये जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर पे है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड भी हमारा क्या करेगा, बदल जाता है, ठीक। वो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए वैल्यू हमें मिलता है। हाँ बेटा, हाँ अगर हाँ टेम्परेचर की जो वैल्यू है नॉर्मल टेम्परेचर हम लेते हैं। तो हेडिंग किया गया बेटा, यह मास हो गया जिस गैस में आपका प्रोपोगेशन हो रहा है। देखिए स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, तो लिखिएगा अगर किसी आपको कल समझाया था तो बेटा किसी भी स्ट्रिंग को अगर हम लोग क्या करते हैं स्ट्रेच करके उसको फ्री कर दिया जाए तो वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेशन जो होगा उसमें डिफरेंट हमारे मोड ऑफ वाइब्रेशन होते हैं। एक हम लोग कहते हैं फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, एक को क्या बोलोगे आप, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, और बाकी जो अगले जो बनेंगे उसे हम हार्मोनिक्स कहते हैं, जैसे फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक एंड सो ऑन, ठीक। तो उस केस में क्या होता है, तो लिखिएगा इसमें ऐसे कर लीजिए, पहले समझ लीजिए। कल थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया था कि बेटा अगर किसी भी स्ट्रिंग को किसी दो फिक्स पॉइंट के बीच में क्या कर दिया जाए, ठीक है, कनेक्ट करके उसको वाइब्रेट किया जाए, तो वाइब्रेट जब करेंगे तो यहाँ पे हमारे पहला जो कंडीशन बनेगा, इसे हम लोग फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन कह लेते हैं। क्या बोलेंगे, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन कहेंगे। अगर इसकी स्ट्रिंग की लेंथ आपकी एल है, आपको कल समझाया था बेटा अगर इसकी लेंथ एल है तो ये अभी हाफ साइकिल बना है या पूरा हाफ साइकिल है ना, कैसा है आपका हाफ साइकिल है। तो यानी कि अगर इसके वेवलेंथ हम लोग पहले केस में लैम्डा 1 ले रहे हैं तो यल की वैल्यू होगी लैम्डा 1 बाई कितना 2, या यहाँ से अगर आप लेना चाहते हो लैम्डा 1 की वैल्यू तो एल बाई कितना हो जाएगा, सॉरी 2l के बराबर हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, 2l के इक्वल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दो तो यहाँ पे 2l के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो जो वेवलेंथ आपका है वो 2l के क्या होगा आपका यहाँ से इक्वल हो जाता है अगर हम लोग फर्स्ट यानी फंडामेंटल मोड की बात करते हैं। तो लिखिएगा, देखिए इफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, स्मॉल एल ले लो कैपिटल एल ले लो, जो भी ले लीजिए, ज़्यादातर आपको कैपिटल एल के टर्म में दिखाते हैं, तो कैपिटल एल लेंगे तो कैपिटल एल यहाँ बना लेना,
if a string of length L, if a string of length L is stretched between, is stretched, S-T-R-E-T-C-H-E-D, stretched between 2 points, is stretched between 2 points, 2 points, देखना 2 points and a transverse vibration, या ऐसे कर लो, ये ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव, ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव, ये ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव is developed which travel along the string, which travel along the string, which travel along the string, travel along the string, ठीक। अब कंडीशन क्या होता है बेटा, यहाँ से हम लोग को इतनी चीज निकालनी होती है। एक तो आपका जो वेलोसिटी का फार्मूला क्या बनेगा, जो वेव प्रोपोगेट हो रहा है बेटा उसकी वेलोसिटी के लिए v इक्वल टू आपने पढ़ा होगा यानी लैम्डा, ठीक। तो उस केस में उसकी वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा। सेकंड कंडीशन आपकी जो फ्रीक्वेंसी आपकी होगी, क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगा, उसका फार्मूला हमारा क्या होता है, डिटरमाइन करना होता है। तो दो चीज हम निकालते हैं। तो जब आपका फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करोगे, किसके, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो एक चीज और समझ लो, आपको बार बार अभी टर्म आएगा यहाँ पे भी, और जब एयर कॉलम की हम लोग बात करेंगे, एक होता है बेटा नोड और एक पढ़ा होगा एंटी नोड, पढ़ा है बेटा, नोड और एंटी नोड सुना है, क्या होता है जरा याद करो, खड़े हो जाओ। नहीं वो वाला अलग है, केमिस्ट्री वाला नोड है वो अलग, वहाँ एंटी नोड नहीं होता, वहाँ नोड है खाली होता है, ठीक है, वहाँ नोड एंड नोडल प्लेन कहते हैं हम लोग, यहाँ पे नोड और एंटी नोड होता है जी। हाँ बेटा, कहाँ पे, और एंटी नोड पे बेटा सही बताया इन्होंने, नोड होता है द पॉइंट एट विच, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन विल बी जीरो, मिनिमम मतलब यहाँ जीरो लेते हैं हम लोग बेसिकली, ठीक, जीरो इज कॉल्ड नोड एंड व्हेन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन विल बी मैक्सिमम इज कॉल्ड एंटी नोड, ठीक। तो एंटी नोड वाली पोजीशन पे जो आपका एम्पलीट्यूड होगा वाइब्रेशन का वो मैक्सिमम होगा, और नोड वाले पोजीशन पे बेटा क्या होता है, मिनिमम होता है, जीरो होता है, ठीक। तो यहाँ पे जो सेंट्रल पॉइंट होता है ना, जो हमारा सेंट्रल पॉइंट है, देखो यहाँ पे क्या है, ये मैक्सिमम दूरी पे है, और यहाँ पे क्या है, ये मिनिमम है, ठीक। तो इसे हम लोग नोड कहते हैं, क्या बोलेंगे इसे, नोड, और बीच वाला क्या कहलाएगा, एंटी नोड। ये नोड हो गए और बीच में क्या हो गया, एंटी नोड। तो एंटी नोड वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपका क्या, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन विल बी मैक्सिमम एंड नोड इज द पॉइंट एट विच एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन विल बी मिनिमम। तो बेटा जहाँ मिनिमम होगा उसे आप नोड बोलेंगे, और जहाँ मैक्सिमम होगा उसे क्या बोलेंगे, एंटी नोड बोलेंगे, ठीक। तो कंडीशन क्या होता है, जब हम लोग वेलोसिटी की बात करेंगे, जैसे लिखा आपने L इक्वल टू λ1/2 या λ1 इक्वल टू 2L आपने लिखा, तो वेलोसिटी जब ट्रांसवर्स वेव की हम लोग लिखेंगे, एक जनरल फार्मूला आपने पढ़ा v इक्वल टू n लैम्डा, जनरल फार्मूला क्या पढ़ा, v इक्वल टू n लैम्डा। अगर हम लोग इसे कैपिटल L से लिखा तो कैपिटल में दिखा लीजिएगा। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव v इक्वल टू हमारा होता है बेटा n इंटू लैम्डा। वेलोसिटी जो आप लिख रहे हो v इक्वल टू कितना लिखा आपने, n इंटू लैम्डा। अब ये पहला फर्स्ट आपका है वाइब्रेशन, तो हम लोग उसे कह रहे हैं λ1 ले रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है उसे n1 से दिखा लें। n से भी रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, f से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी आप पढ़ेंगे मतलब वही है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर f से पढ़ा होगा तो f कर लिएगा, n से पढ़ा होगा तो n करिएगा, मीनिंग वही है, ठीक। तो यहाँ पे होगा v इक्वल टू n1 इंटू क्या लिखा हमने, λ1। λ1 की वैल्यू कितनी है, 2L के बराबर है, तो v की वैल्यू हो गई, ठीक है, n1 इंटू 2L। यहाँ से फ्रीक्वेंसी आप निकालोगे तो n1 इक्वल टू b बाई क्या आ जाएगा, 2L। n1 जो होता है इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल टोन। n1 क्या बोलेंगे, क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल टोन। तो n1 हो जाएगा बेटा
फ्रीक्वेंसी पढ़ लेते हैं इतना, फिर से लिखें, कभी कभी पेन बहुत तेज चल जाता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल टोन, फंडामेंटल टोन। जैसे आजकल जब अपने यहाँ शादी विवाह के प्रोग्राम होते हैं तो हिंदू धर्म में पंडित जी आते हैं पूजा कराने, मतलब तो क्या कहते हैं, सामने वाला बोल देता है पंडित जी जल्दी जल्दी निपटा दीजिए, पता लगा 3 घंटे वाला वो 1 घंटे में पूरा कर देते हैं, आधा चीज़ें गायब। ठीक, तो या तो ऐसा बोलते हैं कि ना खुद समझे ना पड़ोसी समझे ना, तो हाँ, तो ऐसे फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल टोन होता है बेटा। ठीक, या उसी को फंडामेंटल मोड भी कह लेते हैं। हो गया, तो एक तो रिलेशन हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ता v इक्वल टू क्या, रूट टी बाई यम। v इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, रूट टी बाई यम पढ़ते हैं। तो वहां से अगर आप रखेंगे बेटा तो वैल्यू v की वैल्यू कितना आया है, n1 इंटू 2l, n1 इंटू क्या है 2l। तो उस केस में n1 इंटू 2l इक्वल टू रूट टी बाई एम। तो n1 की वैल्यू लिखेंगे 1/2l अंडर रूट टी बाई एम के टर्म में भी ले लेंगे। तो नीचे लिख लेंगे, क्या लिखा बेटा, also and also v इक्वल टू होता है बेटा रूट टी बाई क्या एम। तो v बराबर आपने लिखा n1 इंटू 2l इक्वल टू रूट टी बाई एम। तो यहाँ से n1 निकालोगे, n1 इक्वल टू आएगा 1/2l रूट टी बाई कितना एम। एक फार्मूला आपको ये भी मिल गया। एक यहाँ से कर लो, या उसी का दूसरा कंडीशन हमारा, अगर वेलोसिटी नोन है तो इसको यूज कर लेंगे। अगर आपको वेलोसिटी नहीं है, स्ट्रिंग में आपका क्या टेंशन दिया जाता है, यही दिया जाता है, टेंशन दिया गया है, मास पर यूनिट लेंथ दिया गया है, तो n1 इक्वल टू 1/2l रूट टी बाई क्या हो जाएगा, एम के बराबर हो जाएगा। ठीक, इसी को फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल मोड, और इसी को फर्स्ट हार्मोनिक भी टर्म हम लोग देते बेटा। फंडामेंटल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल टोन आर क्या दूसरा बोलेंगे, फर्स्ट हार्मोनिक, इसी को फर्स्ट हार्मोनिक भी कह लेते हैं। हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल मोड आर टोन आर फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं। ठीक, तो n1 की वैल्यू आ गई 1/2l रूट टी बाई एम बेटा। ठीक, आगे लिखेंगे, अगर इसी स्ट्रिंग को हम लोग क्या दो लूप में, कितने लूप में, 2 लूप में वाइब्रेट करें तो कंडीशन कितने नोड बनेंगे, कितने एंटी नोड बनेंगे, कितने लोग बताएंगे। अगर इसी स्ट्रिंग को हम लोगों ने 2 पार्ट में क्या किया, वाइब्रेट किया, तो उस केस में कितने नोड बनेंगे, कितने एंटी नोड बनेंगे। अगर 2 पार्ट में आपने इसी को वाइब्रेट करने, मान लो स्ट्रिंग सपोर्ट से लगा के इसी को 2 पार्ट में किया जाए तो कितने नोड, कितने एंटी नोड होंगे, 3 और 2 एंटी नोड। देखिए याद रखेंगे, स्ट्रिंग में जब हम लोग बात करते हैं तो नंबर ऑफ नोड इज 1 ग्रेटर देन एंटी नोड। एंटी नोड की तुलना में एक हमेशा क्या होगा, ज्यादा। जैसे पहले वाले में 2 नोड तो 1 एंटी नोड, दूसरे में करेंगे तो 3 नोड तब 2 एंटी नोड बनेंगे, तीसरे वाले में करेंगे तो 5 नोड तब क्या, मतलब हमेशा डिफरेंसेस जो आपके आएंगे वो क्या होगा, एक का रहेगा। ऑलवेज जो डिफरेंसेस होंगे क्या होगा, वो एक का रहेगा। तो इसके बेस में हम लोग दिखा लेते हैं।
ठीक है। क्या लिखे बेटा? तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं इसके दो पार्ट में इसको वाइब्रेट किया जाए, कितने में बेटा? दो पार्ट में अगर आप इसको वाइब्रेट करते हैं, दो लूप अगर बन रहे हैं, तो वहां पे साइड में जो बनेगा वो नोड, बीच में क्या? एक नोड, और उन दोनों लूप के बीच का जो पॉइंट होगा जहां मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा एम्पलीट्यूड, वो एंटी नोड वाली पोजीशन होगी। तो यहाँ जैसे हम लोगों ने बनाया था सिंगल, तो यहाँ पे एंटी नोड मिला था। इसको दो पार्ट में अगर हम लोग इसकी स्टडी करते हैं, देखो मान लीजिए ये सपोर्ट आपका है। अब देखो टोटल लेंथ तो अभी भी एल ही रहेगा बेटा ना, लेंथ कितना है? एल है, ठीक। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, अगर हम पोजीशन नोड और एंटी नोड की बोलेंगे, तो जहाँ पे मिनिमम आपका है वो कौन वाले होंगे? नोड। तो देखो नोड, नोड और नोड, यहाँ पे क्या हो गया बेटा? एंटी नोड। तो आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन आपके हो गए एंटी नोड की, और जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन हो गई उसे हमने क्या कह लिया? नोड कह लिया। तो पॉइंट लिखिएगा सेकंड, ये वाला नोट कर लिया। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, देखिए, इफ सेम स्प्रिंग, if same spring under same condition, if same spring under same condition vibrate in two loops, vibrates in two loops, vibrates in two loops, two loops, then अब यहां पे हम लोग लिखेंगे बेटा, तो ये लिखने समझ जाएंगे। देखो अब की बार कंडीशन करोगे बेटा, तो ये लैम्डा बाई 2 हुआ, ये लैम्डा बाई 2 हुआ, ठीक। अगर यहाँ पे लैम्डा 2 ले लेते हैं हम लोग, कितना लेते हैं बेटा? लैम्डा 2, तो आएगा एल की जो वैल्यू होगी 2 लैम्डा 2 बाई 2 आएगा। भाई लैम्डा बाई 2 ये हुआ, लैम्डा 2 बाई 2 ये हुआ, दोनों मिलेंगे तो 2 इंटू लैम्डा 2 बाई 2, या कह लो लैम्डा 2 की वैल्यू एल के बराबर मिल जाएगा। कितना मिलेगा भाई? 2 कैंसिल हो गया, तो लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी हो गई? एल के बराबर हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ से रिलेट करेंगे, तो v इक्वल टू आपने क्या लिखा था? n लैम्डा। अगर उस रिलेशन में करोगे तो v की वैल्यू आएगा n2 इंटू लैम्डा 2, n2 इंटू क्या आएगा बेटा? लैम्डा 2। तो v की वैल्यू एक रिलेशन आप वहां से फाइंड आउट कर लो, तो v बराबर क्या होगा बेटा? v की जो वैल्यू आएगी n2 इंटू लैम्डा 2, लैम्डा 2 की वैल्यू कितना है? एल के बराबर है, तो v की वैल्यू हो गया n2 इंटू एल, या कह सकते हो n2 इक्वल टू v बाई एल। एक रिलेशन हमने ये बना लिया जैसे यहाँ पे बनाया था बेटा, ठीक। एक रिलेशन हमारा यहाँ बन गया। अब करेंगे, अगर हम लोग क्या v इक्वल टू रूट टी बाई एम होता है, तो r करके आप लिख सकते हैं, ठीक। v की वैल्यू रूट टी बाई क्या होता है? m होता है, तो v इक्वल टू सिंस v इक्वल टू रूट कितना? टी बाई एम। तो यहाँ से v की जगह लिखेंगे, v की जगह पाएगा n2 इंटू क्या l, ठीक। तो आएगा n2 इंटू एल इक्वल टू रूट टी बाई कितना बेटा? m। तो n2 की वैल्यू आएगी 1 अपान एल रूट टी बाई कितना हो गया? m के बराबर हो गया। दिख रहा है? इसको भी यहाँ फर्स्ट सेकंड कर लो, सेकंड केस का, चलो या तो ऐसे कर लीजिए। तो कंडीशन 1 बाई एल रूट टी बाई एम, 1 बाई एल रूट क्या हो गया? टी बाई एम के बराबर हो गया। ये हमारा, इसे कहेंगे हम लोग क्या? कौन सा? अच्छा ये बताओ कितने टाइम्स हो रहा है? पहले की फ्रीक्वेंसी का दूना हो रहा है कि 3 गुना हो रहा है? ये जो फ्रीक्वेंसी n2 आ रही है n1 के रिस्पेक्ट में कितना है? कितना है? n2 n1 से 2 टाइम्स है,
इक्वल है या हाफ टाइम है? n1 बड़ा कि n2 बड़ा? कितने टाइम, कितने गुना? 2 गुना। अरे भाई वहाँ 1/2L था, यहाँ पे 1/L है, तो इसका तो 2 टाइम्स बढ़ गया ना। तो अगर हम लोग कंपेयर करें, नोट हो गया? जल्दी करो बेटा। हम लोग का चैप्टर आज ये खत्म करना था। हाँ नहीं आज खत्म होना था। बीच में एक दिन छुट्टी हो गई थी ना लेक्चर वाले दिन पे। वो दूसरे वाले में सर क्या पढ़ा रहे हैं अभी? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हो गया? आगे लिखेंगे फ्रॉम ए क्वेश्चन, क्या सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन को अगर कंपेयर किया जाए, फ्रॉम क्वेश्चन सेकंड एंड फोर्थ, n2 की जो वैल्यू आएगी बेटा वो 2 क्या आएगा? n1 के बराबर आएगा। n2 की वैल्यू 2 n1 के क्या आएगा? इक्वल आएगा। तो n2 इक्वल टू कितना हो गया? 2 n1। ठीक, हो गया? नोट कर लिया यहाँ तक। और आगे लिखिएगा, इसी को हम लोग कह लेते बेटा क्या? सेकेंड हार्मोनिक। लिखिएगा, इट इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन और सेकेंड हार्मोनिक। इट इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन, पहला वाला फंडामेंटल टोन था, सेकेंड वाले को हम लोग कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन या सेकेंड हार्मोनिक। इट इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन और सेकेंड हार्मोनिक। फर्स्ट ओवरटोन और सेकेंड हार्मोनिक। ये तो ऑलरेडी लिखे ही है, n2 की वैल्यू 2 n1 के बराबर होगा। ठीक, थर्ड पॉइंट लिखिएगा, इफ सेम स्ट्रिंग, इफ सेम स्ट्रिंग, STRING है धागा, रस्सी, इफ सेम स्ट्रिंग अंडर द सेम कंडीशन, अंडर द सेम कंडीशन वाइब्रेट इन 3 सेगमेंट, वाइब्रेट इन 3 सेगमेंट्स। अगर 3 सेगमेंट में सेम स्ट्रिंग वाइब्रेट करे बेटा, कितने सेगमेंट्स में? 3 सेगमेंट में। जैसे हम लोगों ने बनाया था उसी स्ट्रिंग को हम लोग 3 सेगमेंट में बांट ले रहे हैं। कितने में बेटा? 3 सेगमेंट में। मतलब 1 2 3। ठीक, ये होगा बेटा लैम्डा बाई, सॉरी लैम्डा 3/2, लैम्डा 3/2, ये भी होगा लैम्डा 3/2, ये भी होगा कितना? लैम्डा 3/2। एक पोर्शन हमारा लैम्डा बाई क्या होता है? 2 होता है। तो थर्ड वाला बात करते तो लैम्डा 3 ले रहे हैं। टोटल लेंथ कितना था? L था। तो यहाँ से देखोगे तो देखो आएगा तो लैम्डा 3/2, लैम्डा 3/2 यानी 3 लैम्डा 3/2 इक्वल टू कितना? L। तो लैम्डा 3 की वैल्यू निकालोगे बेटा तो 2L बाई कितना आ जाएगा? 3 के बराबर आ गया। यानी कि अगर 3 सेगमेंट में आपका कंप्लीट हो, वाइब्रेशन कर रहा है, स्ट्रिंग में वाइब्रेशन हो रहा है, तो उस केस में आपकी जो लेंथ आपकी होगी वो 3 लैम्डा 3/2 के इक्वल होगा। ठीक, या लैम्डा 3 की वैल्यू निकालोगे तो 2L बाई क्या हो जाएगा? 3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक, यहाँ तो नोट करिएगा।
अब हम लोग पढ़ते हैं सिंस v इक्वल टू कितना होता है बेटा n लैम्डा, v इक्वल टू कितना होता है n लैम्डा, तो वहां से रखोगे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे नोड और एंटी नोड भी बता दो, कहाँ नोड बनेगा, देखो नोड 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 और नोड, कितने नोड बने, 4, तो एंटी नोड कितने बनेंगे, 3। हमेशा स्ट्रिंग के केस में नंबर ऑफ नोड इज 1 ग्रेटर देन एंटी नोड, नोड के जो नंबर होंगे एंटी नोड से कितना ज्यादा बेटा, 1 की 2, 1 की 2 जी, 1, अरे तो कॉन्फिडेंस से बोलो ना, ठीक, कितना होगा, 1 ज्यादा होगा, ठीक, मतलब एंटी नोड का नंबर के रिस्पेक्ट में नोड के नंबर 1 ऑलवेज ग्रेटर होते हैं। तो यहाँ पे हो गया नोड नोड नोड, तो एंटी नोड कहाँ मिलेगा, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यानी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, तो ये एंटी नोड वाली पोजीशन हो गया, ठीक। तो 4 नोड एंड 3 एंटी नोड्स हो गए। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे v इक्वल टू क्या पढ़ते थे, सिंस v इक्वल टू n इंटू लेमडा, तो n3 इंटू लेमडा 3 हो जाएगा बेटा, जरा लेमडा 3 की वैल्यू रखो, तो n3 इंटू 2l बाई कितना 3, ये v, तो n3 का मान निकालोगे यहाँ से, n3 इक्वल टू v अपान 2l बाई 3, और ये 3 कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो 3v बाई 2l, यानी लेमडा n3 की वैल्यू आ गई 3v बाई 2l के बराबर हो गया। एक रिलेशन हमने बना लिया, मान लो ये 5th बन रहा है। और दूसरा हम लोग रिलेशन पढ़ा था, ठीक, सेकेंड कंडीशन, v इक्वल टू क्या, रूट t बाई m, ठीक, एंड सिंस v इक्वल टू रूट t बाई m होता है बेटा, तो यहाँ पे v की जगह रखोगे क्या, v की जगह यहाँ तक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो आएगा n3 इंटू 2l बाई 3 आएगा, तो आएगा n3 इंटू 2l बाई 3 इक्वल टू रूट t बाई बेटा m, इक्वल टू रूट क्या हो गया, t बाई m। तो n3 की वैल्यू निकालेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 अपान 2l रूट t बाई m। इसको बना लो क्वेश्चन नंबर क्या, 6, क्वेश्चन नंबर, साइन हो गया सबका, किसी छोटा तो नहीं है, अभी भैया बच्चे हुए हैं, अरे भैया भैया और आते हैं, हाँ घटते जाएंगे तो सरकार भी आप लोग घटा देगी तब, हाँ ठीक, प्रॉब्लम तो वही होता है ना। तो आप लोग अपनी उपस्थिति को क्या करिए, बढ़ाइए, घटाइए नहीं, ठीक, ठीक है भाई, हाँ एसएससी में प्रॉब्लम ये है बेटा ना, जैसे एसएससी क्या है, तुरंत फायदे वाला है, ठीक, जैसे 2 टाइप के लोग सोच वाले होते हैं, एक होते करंट फायदा हमारा हो रहा है, फ्यूचर भाड़ में जाए, कोनो मतलब नहीं है, एक होता है कि हमारा फ्यूचर बन रहा है, हम थोड़ा अभी स्ट्रगल कर लेंगे, ठीक। तो अब या तो आप जल्दी कमाना चाहते हैं तो 30,000 40,000 50,000 में जिंदगी भर कमाइए, और अगर आप हर महीने 2-4 लाख कमाना चाहते हैं तो भाई अभी मेहनत करिए, है ना। तो दोनों चीज़ें अलग अलग है ना, तो रियल सी बात है, सबकी अपनी अपनी अलग, किसी की समस्याएं होंगी, किसी की सोच होगी, किसी का कुछ होगा, तो इसको ये मेहनत नहीं करना चाहता होगा कि आसानी से मिल जाए, चलो कुछ जिए खाएंगे, है ना। तो अलग अलग सबकी कहानियाँ हैं, हाँ उन लोग के लिए अलग से मेडिकल कॉलेज अब की बार क्या गवर्नमेंट हिंदी मीडियम में नहीं, भोजपुरी में खुलवाया जाएगा, ठीक, वहाँ पे डॉक्टर भी है भोजपुरी, पेशेंट भी भोजपुरी, और किताबें भी भोजपुरी, और सब कुछ, है ना। चलिए भाई, कहाँ इंग्लिश बोला जाता है यार, हिंदी में तो समझाया जाता है आपको, अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो डॉक्टर बनने का सपना छोड़ दें, अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो फिर ठीक है, यहाँ तो आपको हिंदी भी बोल दिया जाता है, जरूरत पड़ती भोजपुरी भी बोल दिया जाता है, ठीक, और अगर आप इतना भी नहीं कर पाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं तो मुश्किल है। लैंग्वेज प्रॉब्लम केवल अगर आपकी 12th तक इंग्लिश ठीक है,
तो 1 हफ्ता, 2 हफ्ता या बहुत ज़्यादा 1 महीना। अगर इंग्लिश खराब है तो 1.5 से 2 महीना। ठीक, अब इंग्लिश पढ़वे नहीं किए हो तब तो भाई मुश्किलें रहेगी। ठीक है, अगर ऐसे पास हो गए हैं तो फिर आप थोड़ी समस्या रहेगी। ठीक, तो उस केस में जो होगा यहाँ से मैनेज करेंगे। हो गया बेटा। तो यहाँ से अगर कंपेयर किया जाए, क्या किया जाए, अगर हम लोग कंपेयर करते बेटा तो कंपेरिजन में कंडीशन क्या बनेगी, ऑन कंपेयरिंग। ठीक, एक क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों ने वहां पे बनाया था बेटा, क्या, 2nd और 6th। ठीक, 2nd एंड 6th। तो देखो वहां पे n1 की वैल्यू आई थी बेटा 1/2l रूट टी बाई एम, और यहाँ पे n3 की वैल्यू आई 3/2l रूट टी बाई एम। तो यहाँ पे कंडीशन जो आएगा, n3 की वैल्यू जो होगी वो 3n1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, n3 इक्वल टू कितना, 3n1, यानी कि n2 की वैल्यू 2n1, n3 की वैल्यू 3n1। तो जितने आपके नंबर ऑफ मोड्स आपके बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी फ्रीक्वेंसी भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है फर्स्ट फंडामेंटल मोड के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो नोट करो। हो जाएगा। आज सेकंड पीरियड किसका है बेटा? अच्छा, आगे लिखिएगा, नीचे लिखिएगा, दिस इज कॉल्ड थर्ड मोड ऑफ, दिस इज कॉल्ड थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन या थर्ड हार्मोनिक कर लो, दिस इज कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक, और क्या ओवरटोन में बोलेंगे तो सेकेंड ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन। तो इसी को थर्ड हार्मोनिक या हम लोग क्या कहते थे बेटा, सेकेंड ओवरटोन कह रहे हैं, थर्ड हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन। हो जाएगा। आगे लिखिए, अब आज लिख ले बेटा, क्वेश्चन करके आना, नहीं आएगा तो कल बता देंगे, आज का टाइम ही खत्म हो गया। लिखिएगा नीचे, अगर ऐसे nth किसमें पार्ट में वो क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो, जैसे एक पार्ट में किया, 2 पार्ट में किया, 3 पार्ट में किया। ठीक, ऐसा अगर n पार्ट में वाइब्रेट हो तब उस कंडीशन में हमारा वेवलेंथ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या रिलेशन आएगा। तो लिखिएगा, देखिए, व्हेन द स्ट्रिंग वाइब्रेट इन, when the string vibrate in p loops, when the string vibrate in p loops, देखिए, the wavelength of pth mode of vibration, wavelength of pth, pth लिखते हैं, जिसे एनेमा कहते थे ना, ऐसे पीवा, यानी इसलिए नहीं कहा कि pn से फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। pth मोड ऑफ वाइब्रेशन इज गिवन बाई, जैसे λ1, λ2, λ3 कहा था ना, तो यहाँ पे लिखे p λp इक्वल टू 2l बाई p, λp की वैल्यू जो आएगी बेटा 2l बाई क्या, p के बराबर हो जाएगा। एक जनरल फार्मूला हो गया, अगर वेवलेंथ हमें दिखाना है तो 2l बाई p, जैसे यहाँ पे 3 लिखा था 2l बाई 3 आया, 1 लिया था तो l बाई 3 क्या लिखा था 3, और ये इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, ये उल्टा हो गया क्या, लैम्डा की वैल्यू λp इक्वल टू 2l बाई p। हाँ ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा, थर्ड किया तो 3 से डिवाइड किया, फोर्थ करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, p से करेंगे तो p से डिवाइड करेंगे, तो λp की वैल्यू हो जाएगी बेटा कितना, 2l बाई p, एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाई, लिखिएगा, np इक्वल टू p इंटू b बाई 2l, np इक्वल टू p इंटू b बाई 2l। अगर हम लोग इसके टर्म में लेते हैं, किसके टर्म में, इसके टर्म में लेते हैं, और यहां से लेंगे तो उस कंडीशन में p अपॉन 2l रूट t बाई m हो जाएगा, और np इक्वल टू p बाई कितना
2l√t कितना m, ये 2l है बेटा, 2l√t क्या हो जाएगा m, तो NP = p/2l√t/m के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो ये कंडीशन आपकी होती है, यहाँ से दिखा देते हैं। और जो यहाँ पे मोड्स बनेंगे वो कैसा 1 3 5, अगर रेशियो निकालेंगे 1 2 3 4, यानी कि ऑड एंड इवन हार्मोनिक्स दोनों मिलते हैं। तो नीचे लिखिएगा और आके इन स्ट्रिंग बोथ ऑड एंड इवन हार्मोनिक्स आर ऑब्टेन्ड, इन स्ट्रिंग बोथ ऑड एंड इवन हार्मोनिक्स आर ऑब्टेन्ड, ऑड एंड इवन हार्मोनिक्स आर ऑब्टेन्ड। तो स्ट्रिंग में ऑड और इवन हार्मोनिक्स दोनों क्या होंगे आपके ऑब्टेन्ड होते हैं, ऑड एंड इवन हार्मोनिक्स आर ऑब्टेन्ड हो जाएगा। तो स्ट्रिंग में ऑड और इवन हार्मोनिक्स दोनों आपके फॉर्म होते हैं, याद रहेगा। चलिए इतना कर लिए बेटा, फार्मूला पे ही क्वेश्चन आपको इस पे डिजाइन होता है, कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो बता देंगे।